तो जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज HRM, बोले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमको सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझ लेना है, फिर हम बुकिश नॉलेज की तरफ चलने वाले हैं कि बुक के अंदर नॉलेज क्या कहती है। सिंपल सी बात, मैं आपको 3 वर्ड यूज कर रहा हूं। पहली बात ह्यूमन, फिर रिसोर्स, फिर मैनेजमेंट। तो ह्यूमन क्या हुआ? एक किस्म से इंसान। रिसोर्स मतलब संसाधन, जो संसाधन आजकल आपको पता है कि बहुत दुर्लभ होते हैं और कह लीजिए कि कम भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन अनलिमिटेड तो है नहीं, संसाधन होते हैं लिमिटेड। किसी भी इंसान के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, किसी भी इंसान के पास मैन पावर अनलिमिटेड नहीं है। तो ये जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ये लिमिटेड ही होते हैं। फिर तीसरी बात मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या? हम जब कुछ तरीके से कुछ सोच समझ के कुछ काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ये सारी क्या होती है? मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट देखा जाए तो हमारे घर में भी होती है, स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है। क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब क्या है? काम करना, दूसरों से काम करवाना, सबसे मिलजुल कर काम करवाने की कला, एक मैनेजमेंट। तो हम इस टॉपिक में आज क्या समझने जा रहे हैं कि हम मैनेजमेंट किसका करने वाले हैं? ह्यूमन का करने वाले हैं। मानव संसाधन का हम क्या करने वाले हैं? प्रबंध करने वाले हैं। मतलब रियलिटी में हम सब जैसे घर में छोटी छोटी चीज मैनेज करते हैं, जैसे टेबल यहाँ पे रखी होनी चाहिए, चेयर यहाँ रखी होनी चाहिए, ये चीज यहाँ रखी होनी चाहिए, कितने अच्छी तरीके से हम मैनेज करते हैं, क्योंकि काम हमारा प्रॉपर तरीके से चलता रहे, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा मन भी शांत रहे। इसी तरह से अब हमको क्या करना है? लोगों की मैनेजमेंट करनी है। मतलब जो हमारे मानव संसाधन है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको क्या करना है? हमको उसको अच्छे से मैनेज करना है। पहले ये जो टॉपिक था ये एग्जिस्टेंस में नहीं था, इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट आजकल ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट के रूप में उभर कर आया है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा है, पावर है, लैंड है, जमीन है कह लीजिए, या पैसा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मशीनें हैं, ये सारी चीजें तब तक अनइम्पोर्टेंट है जब तक हमारे पास इन सब से काम करवाने वाला इंसान नहीं है। मतलब अगर मैं इंसान को हटा दूं तो क्या होगा? क्या आप जमीन का यूज कर पाओगे? मशीन का यूज कर पाओगे? पैसे का यूज कर पाओगे? बिल्डिंग का यूज कर पाओगे? माल का यूज कर पाओगे? नहीं। अगर हम पूरे रिसोर्सेज में से, सभी संसाधनों में से अगर मैं इंसान को हटा दूं तो आप कोई भी चीज अच्छे से नहीं चला सकते, काम उसके ऊपर हो ही नहीं सकता। इसलिए ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म में उभर कर आया है। मतलब हमको क्या करना है? अगर हम इंसानों को मैनेज करना सीख जाते हैं तो इंसान क्या करेगा? मशीनों का सही प्रयोग कर पाएगा, मटेरियल का प्रयोग कर पाएगा, बिल्डिंग को यूटिलाइज कर पाएगा, पैसे को यूटिलाइज कर पाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आने वाली हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या? मानव संसाधन का प्रबंध करना। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी हम मैनेजमेंट अब हम सीखने जा रहे हैं। और आजकल आपने सुना भी होगा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर HRD डिपार्टमेंट होते हैं। कौन सा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है। ये सारे लोग क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम करते हैं। तो आज का जो पूरा का पूरा हमारा लेक्चर है इसी को लेकर है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट बातें और भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूं, क्या आप सबने लिखे हैं। यस आकाश, गुड मॉर्निंग, एवरीथिंग इज फाइन एंड फिट एंड होप सो आप भी बढ़िया होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टॉपिक में जहां हम चलने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या है? रिसोर्स क्या है? मैनेजमेंट क्या है?
ये तीनों बातें मैं आपको अभी बता भी रहा था, बट अभी बुक की नॉलेज के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ह्यूमन का मतलब क्या? रेफर्स टू द स्किल्ड वर्कफोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्किलफुल, जो मतलब एक ऐसा लगा लीजिए स्किलफुल जो हमारी फोर्स होती है, जो पावर होती है, जिसको बहुत कुछ आता है, ये उससे मतलब कर रहे हैं ह्यूमन का मतलब। आगे क्या है? रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या है? रेफर टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी और स्केयर। मतलब रिसोर्स मतलब संसाधन। संसाधन हमारे पास क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं और बहुत ही दुर्लभ पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं संसाधन। जैसे कोयला है, कोयला दुर्लभ है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। पेट्रोल है, दुर्लभ है। पेड़ पौधे आजकल हम काट काट के क्या करते जा रहे हैं? खत्म करते जा रहे हैं। तो कुछ संसाधन ऐसे ही होते हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं और उसकी जो उपलब्धता होती है वो लिमिटेड ही होती है, लिमिट में कुछ रहते हैं। आगे मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट रेफर्स टू हाउ टू ऑप्टिमाइज एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ सच लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज सो एज टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड मात्रा में है, उसको हमें क्या करना है? प्रॉपर तरीके से यूज करना है, और कुछ इस तरीके से यूज करना है कि उसका हमें बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेनिफिट हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल पाए। दैट इज मैनेजमेंट। अब आप सोचकर देखो कि स्कूल और कॉलेज में मैनेजमेंट क्यों होती है? क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज का जो टारगेट होता है, बच्चों के रिजल्ट लेकर आना, अच्छे नंबर लेकर आना, वो बेस्ट वे में पूरा हो पाता है। दैट इज मैनेजमेंट। अब किसी भी कंपनी या फर्म के अंदर मैनेजमेंट का क्या मतलब है? और वो भी जब हम बात कर रहे हैं इंसानों की मैनेजमेंट को लेकर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड मात्रा में है, उनको हमें इस तरह से सेटअप करना है, उनको इस तरह से मैनेज करना है, ताकि जो हमारे फर्म के गोल हैं या फर्म के ऑब्जेक्टिव है, जो फर्म का हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम अच्छे तरीके से पूरा कर पाए। दैट इज मैनेजमेंट। तो यहां पर मैंने आपको इंसानों का मतलब, ह्यूमन का मतलब, रिसोर्स का मतलब और मैनेजमेंट, तीनों वर्ड के मतलब बता दिए हैं। अब हम तीनों को एक साथ स्टडी करने जा रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रियलिटी में होता क्या है। कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मीन्ड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल स्किल्ड वर्कफोर्स एंड आल्सो टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से लोग काम कर रहे हैं, उन काम करने वाले लोगों को हम क्या करने वाले हैं? इस तरह से मैनेज करने वाले हैं कि उनका हम प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। जैसे हम मशीनों को अच्छे तरीके से यूज करना जानते हैं, जैसे हम पैसे को अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं, जैसे हम हर चीज को अच्छे से यूज करना चाहते हैं, वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास पहले से बहुत ज्यादा अच्छी कुशलता है, हम उनको इस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए, हमारी सिस्टम के लिए वो काम कर पाए, हम उनमें से अच्छी क्वालिटीज को बाहर निकल पाए, हम उनसे 100% काम ले पाए। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आगे क्या कह रहा है? कहता है कि द बेस्ट एग्जांपल इन द प्रेजेंट सिचुएशन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज बीन फेसिंग सीरियस शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड फोर्स। कहता है कि जो आजकल हम ना कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं ना, जैसे बिल्डिंग बनाने का काम हो गया, हॉस्पिटल बनाने का काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कहते हैं आज जहां जहां कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है ना, वहां पर आजकल बहुत अच्छे समझदार स्किल्ड या कुशल वर्कफोर्स हमारे पास है ही नहीं। मतलब हमारे पास अच्छे काम करने वाले लोगों की कमी है। तो आगे क्या रहा है? इट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट डिकेड फ्रॉम द प्रेजेंट 30%। और आजकल ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ 30% है। आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम हमारी 3 गुना बढ़ने वाली है। मतलब आने वाले टाइम में हमारे पास अच्छे और कुशल, बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले लोगों की कमी होने वाली है। और ये प्रॉब्लम आज के टाइम में 30% चल रही है, पर आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम हमारी 3 गुना बढ़ सकती है। तो ये इसका हमारे पास नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। किसके ऊपर? प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेक्टर। इससे हमारा काम बहुत प्रभावित होने वाला है और इससे हमारी इंडस्ट्री के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। आगे का कह रहे हैं, कहते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट जो बहुत सारे समझदार लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मशीनों और टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, आजकल ह्यूमन रिसोर्स की जगह ले ली है। जैसे आपने देखा था कि पहले जब हम रोड बनाते थे तो सारे रोड कौन बनाता था? इंसान बनाता था। घर कौन बनाता था? इंसान बनाता था। ऊपर लेंटर तो डलते ही नहीं थे।
अभी क्या होने लगा, टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें आ गई, तो ये सारे काम कौन करने लगा है, ये सारे काम टेक्नोलॉजी और मशीनों की तरफ होने लगे हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत हमको कम पड़ने लगी है। तो काफी सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में या अभी भी ऐसा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी ने या मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है। तो यहां पर इंसानों का जो रोल हो गया है वो मिनिमम हो गया है। तो फिर भी मशीनें और टेक्नोलॉजी आर बिल्ट बाय ह्यूमन बीइंग, कहते हैं फिर भी हम मानकर चलते हैं कि मशीनों ने जगह ले ली है, पर कहते हैं कि फिर भी सोचकर तो देखो, मशीनों को टेक्नोलॉजी को बनाया किसने है, मशीनों और टेक्नोलॉजी को बनाया तो इंसान ने ही है। तो ये बात आपको कह के चल रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हमें फर्म के अंदर क्वालिफाइड प्रोफेशनल और टैलेंटेड लोगों को सर्च करना, समझना और उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए उनको बना के रखना, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत हो गई है। एक बार मैं जूम कर रहा हूं, किसी का कमेंट आ रहा है, लेट्स सी वंस। टेक दिस जूम। मैंने क्या बताया यहां पर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे पास कुशल वर्कफोर्स की कमी हो गई है और ये प्रॉब्लम आज के टाइम में 30% है, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम ट्रिपल 3 गुना हो सकती है। फिर कुछ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने और मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है और इंसानों का रोल क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि जो मशीनें और टेक्नोलॉजी है ना, वो क्या कर रही हैं, बनाता भी कौन है इसको, इंसान ही तो बनाता है। फिर भी हमको क्या करना है, हम इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते कि इंसानों की हमें फर्म में जरूरत है कि नहीं है, बिल्कुल इंसानों की फर्म में जरूरत है। तो इसीलिए आज के टाइम में हमें क्या करना है, स्किल्ड टैलेंटेड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स लोगों को हमें क्या करना है, बचा के रखना है, फर्म में बना के रखना है। क्यों बना के रखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी फर्म की ऑर्गेनाइजेशन की लगातार डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको ये टैलेंटेड, कुशल और क्वालिफाइड प्रोफेशनल की जरूरत है। ये सिंपल सी बातें हैं जो हमको अभी समझने को मिल रही हैं। हालांकि अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखोगे, रोबोट भी आ गए हैं, काम करने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इंसानों को तो खत्म ही करते जा रहे हैं। पर आप सोचकर देखो, रोबोट को भी कौन बनाता होगा, इंसान ही बनाता होगा। इसलिए इंसानों के ऊपर मैनेजमेंट करना, इंसानों के ऊपर अच्छे से काम करना, ये बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि अगर इंसान ही अच्छे से काम करने वाले नहीं मिलेंगे तो आने वाले टाइम में बिल्डिंग कौन बनाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे चलेगी, रोड कैसे बनने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारी 3 गुना बढ़ सकती है। बट आज के टाइम में ही इसलिए हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया है। आगे और देखो क्या कह रहे हैं, देयरफॉर, इसीलिए वो क्या कह रहा है, इसीलिए जो इंसान है हमारी इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमारी इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि काफी सारे टास्क हैं आजकल, वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले हैं, मतलब रोबोट भी कर लेते हैं, पर रोबोट के अंदर क्या है, जजमेंट करने की पावर है, नहीं है। क्या रोबोट के अंदर फीलिंग्स है, नहीं है। क्या रोबोट अपने तरीके से दिमाग लगा सकता है, नहीं है। रोबोट को तो पहले से ही सारी की सारी परमिशन दे दी जाती है कि ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। तो आजकल मानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, रोबोट टाइप की चीजें आ गई हैं, पर फिर भी रोबोट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसानों में है और रोबोट में नहीं है। आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड फैक्ट दैट द ह्यूमंस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी जगहों पर इंसानों को हटा दिया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दी गई है। पर वो आगे कह रहे हैं कि सारे के सारे काम रोबोट अकेले नहीं कर सकते। मतलब रोबोट की भी खुद की एक लिमिटेशंस होती हैं, रोबोट सारे काम हैंडल नहीं कर सकते, उनके सारे रोल प्ले नहीं हो सकते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आजकल हमें मिडिल क्लास जॉब को बचा के रखना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये अभी भी फील किया गया है कि जो नेचुरल इंटेलिजेंस है ना, वो हमको आज भी चाहिए। अब नेचुरल इंटेलिजेंस चाहिए तो हमको क्या चाहिए, ह्यूमन का माइंड चाहिए। और ह्यूमन का माइंड हम कैसे सेट रख पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हेल्प से सेट कर पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप यहां से समझ पा रहे हैं तो हम आगे इस टॉपिक को और कैरी ऑन कर पाएंगे। आगे देखो हमको क्या कह रहा है, अब हमारे पास मेन टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। स्कोप के अंदर हमको एक ग्राफ दिया गया है, एम्प्लॉइज का प्रोस्पेक्ट्स, एम्प्लॉइज की हायरिंग, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, मेंटेन करना, इंडस्ट्रियल रिलेशन बना के रखना, इन सारी जगहों पर
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्षेत्र है, ये सारे के सारे क्षेत्र है। अब इन टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले। देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होने जा रहा है। इस मेन टॉपिक में से आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। ये टॉपिक बहुत इजी हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है ना, उसके अंदर काफी सारी बातें आती हैं, काफी सारी एक्टिविटीज आती हैं। ये सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं, ये सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं? सबसे पहली है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, कौन कौन से काम आते हैं। तो पहला काम हमारे पास क्या है, पहला काम है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनी ये पहचान करती है कि मेरे पास कितनी जॉब्स के लिए जगह खाली है, या मेरे पास कंपनी में कितना स्टाफ एक्स्ट्रा है, या कितनी स्टाफ की मेरे पास शॉर्टेज है, और इस शॉर्टेज को या इस एक्सेस के साथ हमको डील कैसे करना है। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? पहली बात तो मैं ये देखता हूं कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है, मतलब मेरे पास कितनी जॉब की जगह खाली पड़ी है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, क्या मेरे पास जॉब, मतलब जो मेरे पास काम कर रहे हैं वो लोग, क्या वो ज्यादा है, क्या वो कम है, और अगर ये कम और ज्यादा है, अगर ये कम है या ज्यादा है, तो उनके साथ मुझे डील कैसे करना है। मतलब अगर मेरे पास इंप्लॉइज ज्यादा है या कम है, उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कैसे करने वाला हूं, उसके साथ में डील करने कैसे करने वाला हूं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनी ये पहचान करती है कि मेरे पास कितनी जॉब वैकेंट है, कितनी जगह खाली है। दूसरी बात, अगर मेरे पास इंप्लॉइज ज्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है, तो उन दोनों प्रॉब्लम के साथ मुझे अगर डील करना है तो डील कैसे करनी है। ये सारी बातें किस में आ गई? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आ गई। अब हमारा टॉपिक चल रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। पहला स्कोप हमने स्टडी कर लिया, क्या? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा स्कोप देखो क्या है। दूसरे स्कोप के अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज जॉब एनालिसिस डिजाइन। अब जॉब एनालिसिस डिजाइन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है या इंपॉर्टेंट पार्ट है। जॉब एनालिसिस हमको ये बताता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द ईच एंड एवरी जॉब इन द कंपनी। मतलब कंपनी में जितनी भी जॉब है, कंपनी में जितनी भी जॉब है, हर जॉब के बारे में हमें जानकारी देता है। जानकारी भी कैसे? पूरी की पूरी डिटेल में। तो ये है हमारा जॉब एनालिसिस डिजाइन। जॉब एनालिसिस डिजाइन का क्या मतलब है? कंपनी में हमारे पास जितनी भी जॉब्स हैं, उन जॉब्स की हमें डिटेल में जानकारी मिलती है। ये कौन सी जगह से मिलती है? ये हमारी एक्टिविटी का नाम है। ये एक्टिविटी कौन सी है? जॉब एनालिसिस डिजाइन। ये भी रियलिटी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। अगली बात हमारी क्या है? ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का थर्ड स्कोप है। थर्ड स्कोप कह लीजिए या तीसरा क्षेत्र कह लीजिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती और चयन। भर्ती का मतलब क्या होता है? हम लोगों को नौकरी पाने के लिए इनवाइट करते हैं। जैसे हमने अखबार में निकाल दिया कि हमारी कंपनी में जगह है, आप लोग फॉर्म भर दो, तो ये हो गया, हम लोगों को इनवाइट करते हैं नौकरी पाने के लिए। अब जब लोग नौकरी पाने के लिए एप्लीकेशन लगा देंगे तो हम क्या करेंगे? उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन करने वाले हैं। तो भर्ती की बात करें या सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन बोले तो चयन की बात करें, ये दोनों टॉपिक, ये दोनों एक्टिविटीज भी किस में आती हैं? HRM में आती हैं। तो ये भी HRM का स्कोप है। तो हमारे पास जो भी डेटा इकट्ठा होता है जॉब एनालिसिस के बेस पर, जॉब एनालिसिस के बेस पर मैंने क्या किया था?
हर जॉब के बारे में, हर नौकरी के बारे में मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई, अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं क्या करने वाला हूं, एडवर्टाइजमेंट निकालने वाला हूं या न्यूज़पेपर में निकालने वाला हूं। तो दिस इज ए रिक्रूटमेंट। मैं लोगों को इनवाइट करूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन भरो, तो वो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन भर देंगे। एप्लीकेशन आने के बाद मैं क्या करूंगा, इंटरव्यूज रखूंगा। तो इंटरव्यूज रखने के बाद मैं क्या करूंगा, जो सही इंप्लॉइज होंगे मैं उनको सिलेक्ट कर लूंगा, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट इंप्लॉइज जो हमको लगता है कि अच्छे नहीं है, उस इंप्लॉइज को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट के अंदर मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर में निकलवा दिया, एडवर्टाइजमेंट में निकाल दिया, भाई मेरी कंपनी में जगह खाली है, लोग क्या करेंगे, न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन लगाने के बाद क्या करूंगा, फिर मैं उनकी एप्लीकेशन को देखूंगा, फिर मैं इंटरव्यू रखूंगा, लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, फिर उनमें से मैं कुछ लोगों का सिलेक्शन करने वाला हूं और कुछ लोगों को मैं रिजेक्ट करने वाला हूं। तो ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, भर्ती और चयन, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक स्कोप है। तो स्कोप के अंदर मैं अब तक 3 बातें स्टडी कर चुका हूं। क्या, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस डिजाइन, और तीसरी बात हमने स्टडी की अभी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की। कंपनी में कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो ना ज्यादा हो ना ही कम हो। सुनीता, ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना, कंपनी बड़ी है या छोटी है, कितने लोगों की जरूरत है वहां पे नहीं है। कंपनी बड़ी है तो हो सकता है कि 1000 लोग भी उनको चाहिए हो, कंपनी अगर छोटी है तो हो सकता है कि 10 लोगों से भी काम चल जाए। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, जरा कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगर आप कुछ पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाया करें, और अगर कुछ बता रहे हैं तो फुल स्टॉप। सुइंदा, अपना कमेंट जल्दी दोबारा से लिखिएगा एक बारी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप। क्या स्कोप है इसका, क्या क्षेत्र है। पहली बात हमने स्टडी की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दूसरी बात हमने स्टडी की जॉब एनालिसिस डिजाइन, तीसरी बात हमने स्टडी की रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये 3 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं अब तक, सिंपल सिंपल फॉर्म में। डिटेल में हम आगे भी स्टडी करेंगे इनको। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो हमारा स्कोप का टॉपिक अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ये स्कोप नंबर हमारा 4, ये स्कोप नंबर हमारा 5, ये स्कोप नंबर हमारा 6। जैसे हमने अभी प्लानिंग को स्टडी किया, फिर हमने जॉब एनालिसिस डिजाइन को स्टडी किया, फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को स्टडी किया, अब हम चल रहे हैं हमारा ओरिएंटेशन इन द इंडक्शन। अब ओरिएंटेशन और इंडक्शन के टॉपिक को आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। जैसे ही कोई नई कंपनी के अंदर कोई नया बंदा काम करने के लिए आता है, मान लो आप नौकरी पे जाते हो, तो नौकरी पर जाने के बाद अगर आपको सभी लोगों से इंट्रोड्यूस किया जाता है, सबसे मिलवाया जाता है, पूरी कंपनी का चक्कर लगाया जाता है, बताया जाता है यहाँ पे ये काम होता है, यहाँ पे वो काम होता है, ये तुम्हारा बॉस है, ये तुम्हारा एम्प्लॉय है, ये तुम्हारा काम होगा, तुमको यहाँ पर जाना है, तुमको यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है, यहाँ पे रेस्ट रूम है, तो समझ लेना कि वो क्या हो रहा है, आपका इंडक्शन हो रहा है, आपका ओरिएंटेशन करवाया जा रहा है। जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या कराया जाता है, सभी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, या आपका कोई फ्रेंड होगा, वो फ्रेंड आपको हर एक जगह पे घुमा के लाता है स्कूल के अंदर, कि स्कूल में ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। आप समझ लीजिए कि वो क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस है ओरिएंटेशन की या इंडक्शन की। या क्लास में लगा लो, जब आप क्लास में जाते हो पहली बार तो टीचर क्या करता है, आपका इंट्रोडक्शन लेता है और सबसे आपको इंट्रोड्यूस भी कराता है, तो वो प्रोसेस क्या होती है, ओरिएंटेशन या कह लीजिए इंडक्शन की प्रोसेस है, सिंपल सी बात है।
तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर ओरिएंटेशन की। तो कहता है कि जैसे ही इंप्लॉइज का सिलेक्शन हो जाता है, जैसे ही इंप्लॉइज का सिलेक्शन हो जाता है, लोग नौकरी पे आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कराते हैं, सबसे पहले इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ओरिएंटेशन कराना या इंडक्शन कराना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंप्लॉइज को इंफॉर्म किया जाता है कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के क्या कल्चर है, कंपनी की क्या वैल्यूज है, कंपनी के क्या नैतिक मूल्य हैं, कंपनी के दूसरे इंप्लॉइज के साथ भी उसको मिलवाया जाता है। मतलब जब भी कोई नया पर्सन काम पे आता है तो उसको कंपनी के बारे में सब कुछ बताया जाता है, कंपनी का कल्चर, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, कंपनी के इंप्लॉइज, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, ये सारी बातें उसको बताई जाती हैं। इन सारी बातों से हम क्या करते हैं, वर्कर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। दैट इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब सोच के देखिए, कोई भी बंदा काम करने के लिए आ जाएगा, उसको काम के बारे में तो नहीं पता। अगर किसी भी पर्सन को हम काम पर सीधा लगा दें तो वो क्या करेगा, मशीनरी का गलत उपयोग करेगा। कंप्यूटर चलाएगा तो कंप्यूटर को उसको पता नहीं है, कंप्यूटर का चलाना तो आता है पर सॉफ्टवेयर का पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी पड़ती है। जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो अपने काम में गलतियां कम करते हैं। अब काम में गलतियां कम होंगी तो एक तो फर्म का टाइम बचेगा, फर्म का पैसा भी बचेगा और काम भी बहुत अच्छे से होने वाला है। इसलिए जब इंप्लॉइज सिलेक्शन में आ जाते हैं, इंप्लॉइज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले उनका फर्म में इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया तो आप उनको ट्रेनिंग दो। अब ट्रेनिंग फर्म के लिए खर्चा भी होती है और ट्रेनिंग फर्म के लिए प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि ट्रेनिंग पे अगर आप एक बार पैसा खर्च कर देते हो तो वो इंप्लॉइज बार बार गड़बड़ी नहीं करने वाला और काम को बहुत अच्छे तरीके से करने वाला है। तो ट्रेनिंग क्या है, तो हर इंप्लॉय को हम ट्रेनिंग के अंडर में भेजते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर देगा। जो भी वो काम करेगा वो काम पहले से बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो पहले के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए भी रखे जाते हैं, ताकि उनका एक्सपीरियंसेस अच्छे से हो जाए। और ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रिफ्रेशर वालों के लिए भी रखते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हम बार बार करते हैं तो वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इज वन एरिया वेयर द कंपनी स्पेंड्स ए ह्यूज अमाउंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जहां पर कंपनी अपना बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती है। क्यों करती है, एम्प्लॉइज गड़बड़ ना करें। आपकी 50 लाख की मशीन है, सोच के देखो, 50 लाख की मशीन के ऊपर आपने एक नए बंदे को काम करने के लिए रख दिया, क्या करेगा वो, गड़बड़ी करेगा, माल अच्छे से बनाने नहीं वाला, गलत प्रोडक्ट रेडी करेगा, मशीन खराब होएगी, वो अलग बात। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने उसके ऊपर 10,000 रुपए खर्च कर दिए, ट्रेनिंग दे दी, तो क्या करेगा, हमारी मशीन भी बची रहेगी, काम भी अच्छे से होता रहेगा और कुछ गड़बड़ी भी नहीं होने वाली। तो ट्रेनिंग दे देने से हालांकि हमारा खर्चा तो हो ही जाता है, एक जगह पे देखें तो हमारा खर्चा हो जाता है, पर हम फ्यूचर के होने वाले लॉसेस से खुद को बचा भी लेते हैं। क्योंकि कोई भी इंप्लॉय अगर बार बार काम करेगा, बार बार गड़बड़ी करेगा, वो तो महीने के लास्ट में तो सैलरी मांग लेगा, वहां पे भी हमारा नुकसान होने वाला है। और काम करते करते जो गड़बड़ी करेगा वहां से भी हमारा नुकसान होने वाला है। तो अपने को क्या करना है, उनको पहले से ट्रेनिंग दे दो ताकि गड़बड़ी ना करे, ठीक है। तो अपने को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर इसलिए कंपनी क्या करती है, बहुत अच्छा खर्चा कर देती है। अब ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि जो नए इंप्लॉई आएंगे उसके लिए होती है, जो पहले से काम कर रहे हैं लोग उनको भी हम बार बार बीच में से ट्रेनिंग देते रहते हैं। वो थोड़े रिफ्रेश भी हो जाते हैं, हंसी माहौल का एक माहौल भी पैदा हो जाता है, हंसी खेल का, और कहीं ना कहीं वो कुछ नया नया सीख भी जाते हैं। इसलिए ट्रेनिंग नए लोगों को तो दी ही जाती है, जो पहले से काम कर रहे हैं लोग उनको भी ट्रेनिंग दे ही दी जाती है। तो दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आगे देखिए हमारा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है, जब इंप्लॉइज को हमने नौकरी पे रख लिया, सबसे मिलवा दिया, ट्रेनिंग दे दी, काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब काम करना शुरू कर दिया तो अब वो हम क्या करेंगे, उनकी काम की चेकिंग करेंगे। एक बंदे ने बोला था कि मेरे पास इतनी सारी क्वालिटीज हैं, मैंने ठीक है मान ली, नौकरी पे भी रख लिया, ट्रेनिंग भी दे दी, अब मैं 1 साल के बाद उसकी काम की चेकिंग करूंगा। क्यों, तूने तो भाई ऐसे बोला था कि मेरे को ये काम आता है, ये काम आता है। तो 1 साल के बाद जो उसने बोला था और जो उसने किया, उन दोनों की काम की मैं क्या करने वाला हूं, कंपैरिजन करने वाला हूं, तुलना करने वाला हूं। तो जब मैं ये तुलना करता हूं ना फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब उसकी परफॉर्मेंस की मुझे मूल्यांकन कर रहा, उसने जो परफॉर्म किया है उसको मैं क्या करने वाला हूं, मूल्यांकन करने वाला हूं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, कहता है कि जब कंपनी एक बार काम करने लग जाती है तो 1 साल के बाद उसकी सर्विसेज की हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये कौन
ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन करता है? ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। कैसे करता है? उसके काम की, उसकी दी हुई सर्विसेज की, उसके किए हुए काम की हम बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज अप्रेजल, जब हम उसके काम का मूल्यांकन कर लेते हैं, अगर हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर उसको क्या देने वाले हैं? फ्यूचर में हम उसको प्रमोशन देने वाले हैं, इंसेंटिव देने वाले हैं, और हो सकता है कि उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर दें। उसकी सैलरी हो सके तो हम और आगे डिसाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम उसके काम से, उसकी परफॉर्मेंस से अगर हम क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उसके लिए बेटर है। उसको हम प्रमोशन दे सकते हैं, सैलरी बढ़ा सकते हैं, उसको इंसेंटिव दे सकते हैं, उसकी सैलरी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस मतलब होने वाले हैं। दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब उसके काम का मूल्यांकन करना। तो यहां पर हम कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे थे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप। स्कोप के अंदर हमने अब तक 6 टॉपिक स्टडी किए हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब डिजाइन एनालिसिस, फिर हमने ये 3 टॉपिक स्टडी किए हैं। इन 3 टॉपिक के साथ साथ हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टडी किया, हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टडी किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ साथ हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। तो स्कोप के अंदर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, स्कोप के अंदर अब तक हम क्या स्टडी कर चुके हैं? स्कोप के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं जॉब डिजाइन एनालिसिस, हम स्टडी कर चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हम स्टडी कर चुके हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हम स्टडी कर चुके हैं ओरिएंटेशन, फिर हमने स्टडी किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर हमने स्टडी किया परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहले हमने क्या किया थी? उनकी प्लानिंग की थी। फिर हमने जॉब की जितनी भी पोस्ट है उसको ध्यान से देखा, लोगों को नौकरियों के लिए रिक्रूट किया, सिलेक्शन किया, फिर उनको कंपनी में सबसे इंट्रोड्यूस कराया, उनको ट्रेनिंग दी, फिर अब उनके काम की चेकिंग की। तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है। तो स्कोप के अंदर अब तक हम 6 बातें स्टडी कर चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज कंपनसेशन प्लानिंग एंड द रिम्यूनरेशन। मतलब हम क्या करने वाले हैं? उनको टाइम पर सैलरी वगैरह देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनको टाइम पर सैलरी नहीं देते, उनको सेटिस्फाई नहीं करते, तो क्या होंगे? हमारी कंपनी को छोड़कर जाने वाले हैं। तो अब उनको क्या करना है? हम उनको रिम्बर्स करने वाले हैं। मतलब there are the various rule regarding compensation and the other benefit. So it is the job of the human resource department to look on the reimbursement and the compensation planning. तो ये human resource department का अभी काम है कि वो इस बात की और बहुत खास तौर पे ध्यान रखें कि हमें उनको रिम्बर्स भी करना है और कुछ और बेनिफिट भी देने होते हैं। क्योंकि अगर इंप्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो क्या करेंगे? हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। हमने उनको 2 साल तक काम सिखाया, अब वो 1 सेकंड में हमारी कंपनी को छोड़ के चला जाए तो उसका बेनिफिट दूसरी कंपनी को मिल जाएगा, दूसरी कंपनी उसको 10,000 फालतू देगी, रख लेगी अपने पास। तो ये नुकसान हम नहीं वहन कर सकते, क्योंकि किसी भी इंप्लॉय को रखना, समझाना, काम सिखाना बहुत टिपिकल प्रोसेस होती है, और वो इंप्लॉय 1 सेकंड में छोड़ के चला जाए, वो भी हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से, तो ये हम नहीं होने दे सकते। तो इसलिए हमें उनको टाइम पर कंपनसेट करना होता है, कुछ अदर बेनिफिट्स भी देने होते हैं, और ये काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि भाई तुम कंपनसेशन को लेकर और रिमबर्समेंट को लेकर, रिम्यूनरेशन को लेकर, पारिश्रमिक को लेकर बहुत अच्छे प्लानिंग कर लो। ये प्लानिंग का काम भाई आपका है। पता चले कि हमारी फर्म को कोई छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो ये हमने स्कोप के अंदर 7 पॉइंट स्टडी कर लिए, और ये टॉपिक वो टॉपिक है जो हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए इन टॉपिक पे मैं थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताता जा रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि आगे टॉपिक स्टडी करने हमारे बहुत इजी हो जाएंगे। तो अब जल्दी से बताओ, यहां तक का टॉपिक हम सबको समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया तो हम आगे फिर और कंटिन्यू करने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताना।
चिट्ठी एग्जैक्ट 11 बजे। सुनीता, रेम्युनरेशंस का मतलब होता है पारिश्रमिक इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस। किसी को कुछ चोट वगैरह लग गई तो हमको उसको भी रिम्बर्स करते रहते, कंपनसेशन करते रहते हैं। पारिश्रमिक बोलते हैं ना सैलरी एंड वेजेस को, तो इसको हम कह सकते हैं मतलब जो काम कर रहा है, काम के बदले में हमने सामने वाले को कुछ ना कुछ तो देना होता है ना, तो वही इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है। यस आकाश राठी, यू आर राइट। इंडक्शन में हमें कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, डिजाइन, फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बिल्कुल राइट। नीता, आपको क्लियर हो गया? दाना पानी। आकाश राठी, दाना पानी। रोताश, अभी तो थ्योरी ही कवर हो जाए बहुत बड़ी बात होगी हम सबके लिए, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है सबके पास और एग्जाम नजदीक है आप सबका, और सिलेबस अलग अलग जगह से कलेक्ट करना ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क है इस टाइम पे। ओके, आगे मैं कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू आगे मैं कर सकता हूं क्या? जल्दी से बताओ, लास्ट 1 मिनट। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं फिर पीछे से अभी कुछ नहीं बताने वाला हूं, फिर मैं जल्दी से आगे चलने वाला हूं, तो जल्दी से बताओ। आगे चले हम, लास्ट 1 मिनट। जल्दी से सभी कमेंट करो, हैव लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, अब है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, फिर हमने स्टडी किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। अब हम चलने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, बोले तो एचआरएम के क्या ऑब्जेक्टिव है। आगे देखिए, संदीप अभी ये क्लास एचआरएम की है, तो उसी क्लास में जब हम वापस आएंगे तो मैं वो टॉपिक कवर करा दूंगा, ठीक है। मैचिंग अप्रोच मुझे ध्यान है। तो फिलहाल अभी हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि एचआरएम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। हम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास फर्म को कुछ ऐसा देखना होता है कि फर्म के ऑब्जेक्टिव, फर्म के उद्देश्य तो पूरे हो ही जाएं, फर्म के उद्देश्यों के साथ साथ सोसाइटी के उद्देश्य भी पूरे हो जाएं, उन लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएं, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएं। मतलब ध्यान से देखो, हमारे पास रियलिटी में हमने पूरे तो करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, पर हम कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं कि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ये सारे एक साथ पूरे हो जाएं। अब ध्यान से देखिए, क्या रियलिटी में जो भी इंसान किसी भी कंपनी में कोई सी जगह पे काम करना आता है ना, तो उसका एक पर्सनल मोटिव होता है कि मेरे को सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, वेजेस ज्यादा मिलनी चाहिए, मेरा स्टेटस होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैं बहुत फेमस बन जाऊं। हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है, जिस इच्छा की वजह से वो कहीं ना कहीं पे काम करता है। अब
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिपार्टमेंट को क्या करना होता है, सामने वाले की ऑब्जेक्टिव को, सामने वाले की इच्छा को भी ध्यान में रखना होता है, और फर्म की जो इच्छा है, फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो वो इस तरह से काम लेके चलते हैं, इस तरह से सबको गले लगा के चलते हैं कि सामने वाले का काम भी पूरा हो जाए और हमारा काम भी पूरा हो जाए। अब ये काम पूरा कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, बोले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम ये सारे काम करने वाले हैं। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पहला काम है ना, प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है ना उनको सेटिस्फाई करना। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फिक्स कर रहे होते हैं तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि एम्प्लॉइज की जरूरतों को और एम्प्लॉइज की जहां पर रुचि है और वहां पर जो एम्प्लॉइज के गोल है वो भी पूरे हो जाए। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कहता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल, बोले तो उद्देश्य डिसाइड कर रहे होते हैं, हमको क्या करना होता है, कुछ इस तरीके से ये डिसीजन लेना होता है, ये डिजाइन हमें इस तरीके से बनाना होता है कि हम पहले से ही ये देख लेते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट कहाँ पे है, एम्प्लॉइज की क्या जरूरतें हैं, एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, हमारे भी गोल को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फर्म के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। मतलब फर्म जब भी अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, टारगेट लेती है, काम करना स्टार्ट करती है, तो वो कर्मचारियों का भी ध्यान में रखती है, खुद की बातों का भी, खुद के टारगेट को भी ध्यान रखती है। इन सारी बातों को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, बोले तो हम अपने टारगेट डिसाइड करते हैं, काम करना स्टार्ट तभी करते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, दिस इज डन बाय द इंटीग्रेटेड द एम्प्लॉइज इंटरेस्ट एंड द मैनेजमेंट इंटरेस्ट विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अगर हम पूरी फर्म के टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, पूरी फर्म का जो हमारा बेनिफिट है उसको देखना चाहते हैं, तो हमको एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के टारगेट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो टारगेट है वो हमारा पूरा हो जाए। तो इसलिए यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एचआरएम के, वो ऐसे लगा लो कि सोसाइटी को लेकर भी होते हैं, फंक्शनल भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी होते हैं और पर्सनल भी होते हैं। तो सारी बातों को हमें क्या करना है, अभी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, बोले तो सोसाइटी को लेकर। सोसाइटल के अंदर आपको पता है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो सोसाइटी को भी बीच में लेके चलते हैं, तो सोसाइटी की बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें क्या करना है, हमने इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम एम्प्लॉइज हम लेकर आने वाले हैं, उस एम्प्लॉइज की वजह से किसी की, सोसाइटी के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो हमें ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह से मैनेज करना होता है कि ये एथिकल और सोशली बहुत अच्छे से काम करते रहे। तो हमें क्या करना है, टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज इन एथिकल एंड द सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। दूसरी बात, टू इंश्योर कंपाइल्स विद द लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब हम सोसाइटी के किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ना तोड़े, उनकी नैतिकता को हम पूरा करते रहे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, हमें सोसाइटी का फर्म के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, इसको भी हमें क्या करना होता है, मिनिमम करना होता है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं, उस नेगेटिव चीजों का प्रभाव हमारी फर्म के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इस सारे प्रभावों को हमें क्या करना है, मिनिमम लेवल तक लेके चलना है। तो एचआरएम का पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी को लेकर है। तो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं तोड़ना, सोसाइटी के लिए पोल्यूशन नहीं फैलाना, सोसाइटी के लोगों को धोखा नहीं देना, सोसाइटी के साथ ही काम करके चलना है, सोसाइटी का प्रभाव हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है एचआरएम का। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल, बोले तो फर्म को लेकर ऑब्जेक्टिव। फर्म को लेकर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमें क्या करने हैं, एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है इट्स रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। हम कुछ इस तरह से काम करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है और टारगेट है वो बहुत कुशल तरीके से, बहुत आसानी से हमारे पूरे हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव भी किसका है, हमारा एचआरएम का ऑब्जेक्टिव है।
फिर इसके साथ साथ ये कहता है कि एचआरएम खुद में एक एंड होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये हम क्या करते हैं, ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम करते हैं। क्या, हमारे जो फर्म के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने का काम करते हैं। अब हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है, वो है हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। टू मेंटेन द एचआरएम डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन एट द level appropriate of the organization needs, resources are wasted when HRM is either more or less sophisticated to suit the organization demand। मतलब हमको क्या करना है, फर्म को क्या ध्यान रखना है, फर्म को इस बात का ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करना है ताकि रिसोर्सेज हमारे वेस्ट ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज को जब हम वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या फर्म का नुकसान होता है। अब आप सोच के देखिए, फर्म के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। अब सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग एक रोल होता है, अलग अलग काम होता है। अब हम सोच कर देखो कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अगर वो रिसोर्सेज को वेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो इससे अल्टीमेटली नुकसान पूरी की पूरी फर्म को होने वाला है। बट इससे बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो सब सही तरीके से काम करते रहें और रिसोर्सेज हमारे वेस्ट भी ना हो। तो ये हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसके बाद क्या कह रहा है, एचआरएम शुड एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली, इट शुड एम एट द मेकिंग द पीपल स्ट्रेंथ मोर प्रोडक्टिव बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमें कुछ इस तरीके से काम कराना होता है कि लोगों की क्वालिटी का और एफिशिएंसी का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाए और वो फर्म के लिए 100% काम कर पाए। फिर इसके बाद वो क्या कह रहा है, एचआरएम को इस बात की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास वेल ट्रेन्ड और वेल मोटिवेटेड इंप्लॉइज ही रहो। मतलब जब भी हम एचआरएम डिपार्टमेंट काम करता है तो एचआरएम डिपार्टमेंट इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारी फर्म में वही लोग काम करें जो वेल ट्रेन्ड हो और वेल मोटिवेटेड हो, क्योंकि अगर कोई इंसान मोटिवेटेड नहीं है तो काम नहीं करेगा, नुकसान करेगा। अगर किसी इंसान के पास कोई टारगेट नहीं है तो काम नहीं करेगा, क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसी तरह से अगर किसी इंसान को ट्रेनिंग हमने नहीं दी हुई तो वो क्या करेगा, फर्म के रिसोर्सेज का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एचआरएम डिपार्टमेंट को इस बात का ध्यान रखना होता है। ये थे हमारे फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी इंसान फर्म में काम करने आता है तो उसका कोई पर्सनल टारगेट भी होता है, तो वही पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अभी किस में ध्यान रखना है, एचआरएम के ऑब्जेक्टिव के अंदर लेके चलना है। क्योंकि एचआरएम के ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखने हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखने हैं। मतलब जो फर्म का खुद का टारगेट होता है ना वो भी ध्यान रखो, और जो इंसानों के जो मोटिव हैं, इंसानों का जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर एचआरएम डिपार्टमेंट के अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब लोगों के खुद के ऑब्जेक्टिव, जो हमारे फर्म में जो वर्कर काम कर रहे हैं ना उनके ऑब्जेक्टिव की यहां पर बात कर रहे हैं अब हम। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉइज मस्ट बी मेट इफ द एम्प्लॉइज आर टू बी मेंटेन्ड। अगर हम उनको अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाते हैं। अदरवाइज एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन में डिक्लाइन एंड दे मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि अगर हम लोगों के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करते हैं वो क्या करेंगे, फर्म को छोड़कर चले जाएंगे। यही होता है ना, अगर किसी इंसान के टारगेट पूरे नहीं होते, इंसान क्या करेगा, रुकते हैं वहां पर नहीं, या तो वो छुट्टी ज्यादा लेगा या हमारी फर्म को छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे होने वाला है कि अगर इंप्लॉइज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही या सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही तो वो डिक्लाइन हो जाएगी और वो फर्म को छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्म के मामले में जो ऑब्जेक्टिव है कौन से होते हैं, पहला, HRM शुड इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन फुलेस्ट एक्सटेंट। हमें एम्प्लॉइज को ये फील कराना चाहिए कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं और अपनी वो फुल कैपेसिटी से काम करें। यही लाइन वो पहली बार बोल रहा है कि HRM शुड इंक्रीज एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फेक्शन। HRM को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉइज की जॉब की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना चाहिए और उन्हें फुलेस्ट एक्सटेंट तक लेके जाना चाहिए कि उनकी हम मैक्सिमम कैपेसिटी का हम यूटिलाइज कर पाए। दूसरी बात क्या कह रहा है, HRM शुड आल्सो मीट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। HRM को खुद क्या काम करना चाहिए, HRM मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज की जो वास्तव की जो नीड्स हैं उसको पूरा करना चाहिए और उनकी जो
पोटेंशियल जो इच्छाएं हैं उनको अचीव करने का काम भी करना चाहिए। फिर HRM should assist the employees in achieving their personal goal at least in so far as these goals enhance the individual's contribution to the organization। हमको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को खुद भी पूरा करें। अब वो खुद पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, हमारी फर्म के लिए बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो ये बातें यहाँ पर छोटी छोटी हैं, यहाँ पर बोल रहा है। फिर हमको क्या करना है, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, उनकी क्वालिटी को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। फिर HRM डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, HR की जो पॉलिसीज होती है वो सारी पॉलिसीज इंप्लॉइज को बतानी चाहिए। और इससे क्या करेगा, वो अपने आइडियाज बताएगा, अपनी ओपिनियन रखेगा, अपनी फीलिंग बताएगा, और इंप्लॉइज के क्या होने वाले व्यूज भी आने वाले हैं। मतलब हमारी फर्म में हम जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज के बारे में हमें क्या करना है, इंप्लॉइज को बता देना चाहिए। इंप्लॉइज को जब हम पहले से ही बता देंगे तो इंप्लॉइज क्या करते हैं, इंप्लॉइज मोटिवेट होते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी बातें बताते हैं। ये सारी चीजें कौन करने वाले हैं, इंप्लॉइज करने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि HRM को क्या करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, हमारी फर्म में हम जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, रखते हैं, बनाते हैं, उसके बारे में इंप्लॉइज को पहले से ही जानकारी दे देनी चाहिए। जब हम उनको टाइम से पहले जानकारी दे देते हैं तो वो क्या करने वाले हैं, उन आइडियाज को बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। ओपिनियंस, फीलिंग्स और उनका इंप्लॉइज का खुद का भी व्यू कहीं ना कहीं आने वाला है। तो ये हमारा HRM का क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव का टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। ऑब्जेक्टिव सबको अच्छे से समझ में आ गए मोटे मोटे फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या नेचर है। पहली बात, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यस, क्या, HRM। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर इंटरप्राइज के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हम मैनेजमेंट के फंक्शन से अलग भी नहीं कर सकते। और ये फंक्शन आजकल परफॉर्म करते हैं मैनेजर के द्वारा। ये अलग से मैनेजर्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट ओनली। मतलब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो HRM है आजकल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बन चुका है, और ये फंक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये HRM फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी बातों का ध्यान रखता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, एम्प्लॉइज से काम कराता है, ये सारी बातें हैं। इसलिए HRM को हम मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, कंप्रीहेंसिव फंक्शन। मतलब द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मैनेज पीपल एट द वर्क। मतलब काम पर जो भी लोग काम पर जो भी लोग हैं, पीपल एट वर्क है ना, उन लोगों को हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब लोग कहां कहां पे काम करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, प्लेटफॉर्म एरिया। जितनी भी जगह पर लोग काम कर रहे हैं उन सारी जगहों पर हमें लोगों को क्या करना है, मैनेज करना है, उनको बना के रखना है। ये हमारा सेकंड टॉपिक। मतलब ये सारे लेवल पे हमारा काम करता है। कौन सा, HRM। तीसरी बात, ये कह रहा है कि परवेसिव फंक्शन। मतलब HRM ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे अप्लाई होता है, HRM हर जगह पे अप्लाई होता है। चाहे वो प्रोडक्शन का एरिया है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, रिसर्च है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, डेवलपमेंट है, हम सभी जगह पर क्या चाहते हैं, हमारे बहुत से लोग, जितने भी लोग हों सारे के सारे अच्छे हों और अपनी कैपेसिटी का अच्छे से यूज करते हो। तो इसलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये सभी जगह पर अप्लाई होता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी जगह हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंक्शन है। तो अभी तक हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया, उसके हमारे क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नेचर है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हम स्टडी कर चुके हैं।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं आपको फिर से 1 मिनट देना चाहता हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट।